अध्यक्ष महोदय, ये सदन राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 पर विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से राजस्थान माल सेवा अधिनियम 2017 की 16 अलग अलग धाराओं में राजस्थान माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से सरकार संशोधन लेकर आई है। जिन धाराओं में संशोधन लेकर आई है वो धाराएं 16, 29, 34, 37, 38, 39, 41, धारा 42, 43, 43A, 47, 48, 49, 50, 52 और 54 है। यानी इन 16 विभिन्न धाराओं में संशोधन के माध्यम से सरकार राजस्थान माल और कर सेवा के अंदर व्यवहारिक की सरलता, सुगमता और आने वाली कुछ कठिनाइयों के निराकरण के मूल रूप से प्रस्ताव लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सही है कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई, उसके अंदर सीजीएसटी के अंदर ये सारे संशोधन पूर्व में प्रस्तावित किए गए थे। और ये भी सही है कि जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी इनके अलग अलग स्लैब में समान रूप से दरें हैं। फीस का जो अलग अलग समय अलग अलग मामलों में ली जाती है उनमें समानता है और रिटर्न भरने की तिथियों में एकरूपता है। अध्यक्ष महोदय, एक देश एक कर, एक कानून, एक प्रक्रिया, एक फीस, मूल रूप से इसी अवधारणा के साथ ये संशोधन आप लेकर आए हैं मंत्री महोदय। पर यह सदन जानना चाहता है कि इन संशोधनों के माध्यम से प्रदेश के व्यापारियों को, व्यवहारियों को, उपभोक्ताओं को, सरकार के खुद के राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? एसजीएसटी में राजस्व कितना बढ़ेगा? कर चोरी कितनी रुकेगी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर क्या लाभ होगा? मैं समझता हूं जनता हमसे अपेक्षा करती है कि इनके बारे में सदन के माध्यम से जनता के बीच में सारी बातें जाएं। ये जो जीएसटी के अंदर आप जो 16 संशोधन लेकर आए हैं, मोटे तौर पर जो जीएसटी 2017 के सेक्शन 39(1) में जो संशोधन आया है उसमें व्यापारी द्वारा जीएसटी रिटर्न के अनुसार टैक्स जमा नहीं होने पर उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएगा। और इसी तरह ये जीएसटी एक्ट 2017 के नियम 36(4) में जो आप संशोधन लेकर आए हैं, हर व्यापारी को इनपुट क्रेडिट के लिए फॉर्म 2 भी भरना आवश्यक है। और फॉर्म 2 भी अगर वो नहीं भरता है तो उसको इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उसके पास अपने खरीद के ओरिजिनल बिल क्यों नहीं हो। इसी प्रकार सभापति महोदय, एक और प्रस्ताव है जिस प्रस्ताव के माध्यम से वित्तीय वर्ष के सितंबर माह में जो क्लेम व्यवहारी सेल्फ परचेज में, डेबिट नोट में, क्रेडिट नोट में प्राप्त कर सकता था, उसकी तिथि 2 वर्ष बढ़ाकर अब नवंबर की गई है। और इसी प्रकार जो ये एक जो प्रस्ताव है, जो हम तिमाही रिटर्न भरते हैं वो 13 तारीख को, अगर 13 तारीख तक महीने की तीसरे महीने की तिमाही में रिटर्न नहीं भरा जाता तो उसको फाइल करने का ऑप्शन समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह जीएसटी सेक्शन 39-29 के अंदर जीएसटी रिटर्न गत 6 माह की अगर बाकी रहती है, लगातार कोई भी व्यवहारी 6 महीने तक अगर जीएसटी रिटर्न नहीं भरता तो प्रॉपर ऑफिसर को यह अधिकार होगा कि वो जीएसटी नंबर को सस्पेंड कर दे या कैंसिल कर दे। सभापति महोदय, ये जीएसटी, मैं इस जीएसटी के दायरे में अपनी बात कहूं तो ये जीएसटी वही है जिसको कभी देश के अंदर गब्बर सिंह टैक्स के रूप में प्रचालित किया गया था। और ये जीएसटी के लिए अध्यक्ष महोदय, आज एक देश है, हम आज संशोधन लेकर आए हैं, समान रूपता के लिए लेकर आए हैं। एक कर है, एक कानून है। और ये फिजिकल फेडरलिज्म की जो बात चली,
वित्तीय संघवाद की बात चली, और इस फिजिकल फेडरलिज्म का अगर श्रेय किसी को जाता है तो मुझे कहने में संकोच नहीं, और मैं समझता हूं मंत्री महोदय भी इसमें कंजूसी नहीं करेंगे। अगर वित्तीय संघवाद इसका श्रेय किसी को जाता है तो हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता, और मैं विश्व के इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय, सदन को जानकारी और प्रशंसा होगी, सदन को इस बात की प्रसन्नता होगी कि अमेरिका की अभी एक मॉर्निंग कंसल्ट एक कंपनी है, पूरे मुल्क पूरे विश्व में उसने रेटिंग की अलग अलग मुल्क के नेताओं की, और उस मॉर्निंग कंसल्ट ने यह माना कि इस देश में, इस विश्व में विश्व का सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए उस समय प्रयास नहीं हुए, प्रयास 2005 से प्रारंभ हुए थे जीएसटी लागू करने के। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनमोहन सिंह जी को, उन्होंने अपने वित्त मंत्री काल में, केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा इस बात की वकालत की। अरुण जेटली जी वित्त मंत्री, उन्होंने भी इस मामले में जो अपनी दृढ़ता दिखाई, उनको भी हमें धन्यवाद देना चाहेंगे। और सभापति महोदय, जब कभी भी आज हम जिस जीएसटी बिल के अमेंडमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, 2005 के अंदर वेट आया, राजस्थान में वेट को इंट्रोड्यूस करने की बात हो, 2017 के अंदर जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की बात हो, इन दोनों को राजस्थान में लागू करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को और उनकी सरकार को जाता है निश्चित तौर में। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस जीएसटी का प्रभाव हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ रहा है। आज जो 16 हम संशोधन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रक्रियात्मक है, सुधारात्मक है, प्रोसीजरल है। तो आप मंत्री महोदय ये बताएं तो सही कि इस सारे संशोधन के माध्यम से एसजीएसटी के अंदर हमारा कितना इजाफा होगा, टैक्स इवेजन कितना कम होगा। क्योंकि निश्चित तौर पर आज जब हम देखते हैं हिंदुस्तान के जीएसटी कलेक्शन को, मैं वो आंकड़े लेकर आया हूं सभापति महोदय, 2017 के अंदर जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो पूरे मुल्क में 7.19 लाख करोड़ का जीएसटी का संग्रहण था। 2018-19 में बढ़कर हो गया 11.77 लाख करोड़, 2019-20 में हो गया 12 लाख 22 हजार करोड़, और 2020-21 में ये कोरोना की वैश्विक महामारी की छाए के कारण कुछ कम हुआ, 11 लाख 36 लाख करोड़, और 2021-22 में 14 लाख 79 हजार करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन है। ये मेरी बात नहीं है, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो न्यू दिल्ली पीआईबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार मैंने अपनी बात को यहां रखा है। ये बात मैं यूं ही नहीं रखा, मैं राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का जीएसटी का कलेक्शन हिंदुस्तान में, उस निश्चित तौर पर वॉल्यूम ज्यादा है, पर जो हमारा ग्रोथ है जीएसटी की, हम अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं, पर हम राजस्थान के अंदर जीएसटी की ग्रोथ में हम कहां खड़े हैं। हमें इस मुल्क में जीएसटी बढ़ रही है, उसके अनुपातिक रूप में हम क्यों नहीं बढ़ पाए। इसका मंत्री महोदय, इस पर निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए। और अब मैं बात करूं अगर 2022-23 की, हर महीने हमारे हिंदुस्तान की जीएसटी ने 1.5 लाख के आंकड़े को पार किया है। अप्रैल माह में 1,67,540 करोड़, मई महीने में 1,40,885 करोड़, जून में 1,44,616 करोड़, जुलाई में 1,48,995 करोड़ और अगस्त में 1,43,600 दी गई। बजट एट ग्लांस 2021-22 के पेज 10 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने कोशिश की थी कि मैं और आंकड़े ढूंढूं, पर आपके अधिकृत आंकड़े, इस राजस्थान का जीएसटी का राजस्व जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं सभापति महोदय, 2017-18 में था 12,137 करोड़, क्योंकि आखिरी 7 महीने में जीएसटी आया था, इससे पहले वेट की अम्ब्रेला के नीचे, और अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेज के अम्ब्रेला टैक्सेज हम वसूल किया कर रहे थे, और ये 2018-19 में बढ़कर हो गया 22,938, 2019-20 में हो गया ये 25,605, और 2020-21 में ये बढ़कर हो गया 28,250, और अब के आप बी लेकर आए।
21-22 में जो प्रोजेक्शन इनका है, जो बजट एस्टिमेट इनका है, वो है 37,662। तो अगर मैं इसकी तुलना करूं 2017-18 से तुलना करूं तो हमारी जीएसटी की ग्रोथ है 2017-18 की तुलना में 164% और देश की जीएसटी की ग्रोथ है 207%। सीजीएसटी, आईजीएसटी, इसमें हमारा हिस्सा निश्चित है। मूल एक्ट जो 2017 का बना था उसमें इस बात को फॉर्मुलाइज किया गया था कि अलग अलग प्रदेशों के अंदर सीजीएसटी में हमारी हिस्सेदारी कितनी होगी, आईजीएसटी में हमारी हिस्सेदारी कितनी होगी। इन सब के बावजूद आज पूरे देश में जीएसटी की जो ग्रोथ है, हम प्रोसीजरल अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। मंत्री महोदय, आप पायलट कर रहे हैं इस बिल को। बहुत से आपके वित्त सचिव ने तो शायद इस बात को आवश्यक भी नहीं समझा, प्रमुख शासन सचिव ने, कि आपको असिस्ट करने के लिए दर्शक दीर्घा में आए, क्योंकि ये जो एडोकिज्म हुआ है, सभापति महोदय, वित्त मंत्रालय हो चाहे गृह मंत्रालय हो, इसमें आज तक स्थायी मंत्री नहीं बनने का कारण ये रहा कि इन जो हमारे नौकरशाह है ये हमारे मालिक बन गए। विधानसभा के प्रति भी इनकी जिम्मेवारियां कम हो गई। आज यहाँ प्रमुख शासन सचिव को आगे आकर बैठना चाहिए था। मैं कहता हूँ जीएसटी का सबसे बड़ा कंपोनेंट फाइनेंस का है। पाठक साहब बैठे हैं, बिल्कुल ठीक बैठे होंगे, पर जीएसटी का कंपोनेंट राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर बड़ा कंपोनेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो जीएसटी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है, और जिस तरह मैंने आंकड़े से कहा 2021-22 में 28,250, पर मुझे अफसोस इस बात का है और मैं पूछना चाहता हूं, यह समान टैक्स मानते हैं आप? आपने कहा था कि आप इस पर ज्यादा बहस मत करें। मैंने भी कहा कि आपको जो 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की रिकमेंडेशन जो निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें जो सिफारिशें की गई उसके अनुसार जो संशोधन हुआ था, उन्हीं संशोधनों के माध्यम से हम इस सदन के अंदर संशोधन लेकर आए। पर मैं पूछना चाहता हूं, प्रक्रियाएं समान है, टैक्स की दरें समान है, कलेक्शन का प्रोसीजर समान है, फिर क्या कारण है इस बिल में कि इसके अंदर The proposed Rajasthan Goods and Service Tax Amendment Bill 2022 does not involve any recurring and or non-recurring expenditure from the consolidated fund of कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, कोई आपका प्रयास नहीं है। मैं समझता हूं आप ये समझते हैं कि ये बिल आ गया और बिल प्रोसीजरल है, इसलिए इस बिल के ऑर्बिट में मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह सबसे बड़ी बात। और दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मुझे कहते हुए गर्व है, यह जीएसटी का कमाल है। देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और अभी ब्लूमबर्ग की जो ताजा रिपोर्ट आई है, ब्लूमबर्ग की जो ताजा रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। सभापति महोदय, मुझे इस सदन में यह कहते हैं गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और उनकी नीतियों के कारण और जीएसटी के कलेक्शन के कारण, आईजीएसटी के कलेक्शन, जीएसटी के कलेक्शन के कारण, क्योंकि सबसे बड़ा कंपोनेंट है। एक और हम अनुपातिक रूप में उतना अपना जीएसटी बढ़ा नहीं पा रहे, हम बीमारू। सभापति महोदय, हिंदुस्तानी के रूप में मैं समझता हूं आपके चेहरे पर जो नूर अब आया है मेरी इस बात को सुनकर, सच्चे हिंदुस्तानी के चेहरे पर आएगा। और ये कारण भी है कि 2021 के अंत में हमारी अर्थव्यवस्था $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। हमारे से आगे इस दुनिया में 4 ही प्रदेश रह गए, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। और सभापति महोदय, अभी भारतीय स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा कि 2029 तक हमारी ये रफ्तार रही तो इस दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको, ये जो जीएसटी क्या आई है, इसके आंकड़े जारी होते हैं हर तिमाही में। इस बार जो एनएसओ के ताजा आंकड़े हैं 2022 के, जो तिमाही है अप्रैल से जून की,
13.5% की रफ्तार से नेता प्रतिपक्ष हिंदुस्तान की जीएसटी बढ़ रही है। मंत्री महोदय उत्तर दे तो आप बताएं, क्योंकि आप उत्तर देने में आपके पाठक साहब बड़े ब्रिलियंट है, मैं इनको जानता हूं, परंतु वो नहीं है जिनके पास ये आंकड़े हैं जो अपने बस्ते में लेकर नहीं आए, क्योंकि वो उन्होंने आपको इस लायक नहीं समझा। बुलाइए उनको और मुझे ये बताइए कि राजस्थान के अंदर 2022 की पहली तिमाही में अप्रैल से जून तक हमारी जीएसटी की वृद्धि की रफ्तार क्या थी? हिंदुस्तान की 13.5% है। तो हम भी तो अनुपातिक रूप से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि ये जीएसटी, स्टेट जीएसटी, हम उसके लिए अमेंडमेंट लाए हैं 16 धाराओं में। आज इस मंत्री महोदय, आपके पूरे बजट का साइज कितना आपको ध्यान होगा? लगभग 2.5 लाख करोड़। और इस बजट साइज के अंदर हम वित्तीय पूर्ति इसकी कैसे करेंगे? हमारा ऑन टैक्स रेवेन्यू, हमारा टैक्स रेवेन्यू, हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंपोनेंट एसजीएसटी, और वो एसजीएसटी के कलेक्शन में हम देश के पैमाने पर आगे नहीं है। आप इस पर विचार तो करो। हमें बड़ा बजट साइज बनाकर और एक तरह से हमारा पूरा टैक्स रेवेन्यू, वेतन, पेंशन और उसके साथ जो ब्याज हम देते हैं उसमें चला जाता है। हम किस ओर बढ़ रहे हैं? मैं समझता हूं सदन को इस पर चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। हम कर्जे के मकर जाल में बढ़ रहे हैं। माननीय सदस्य प्लीज सहयोग करें। प्लीज सहयोग करें। अभी विराजे हैं। विराजिए प्लीज माननीय सदस्य प्लीज सहयोग करें। विराजिए अंकित नहीं होगा। इनका कसूर नहीं है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य प्लीज, ये काम आसन का है, उसे अपना काम करने दें। आप बड़े विद्वान हैं, मुझे पता है फाइनेंस का बड़ा ज्ञान है आपको, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त आप जो है ज्ञान को बांटे हैं। अभी वक्त आएगा आपका, तब बोलना सारी बातें आप। सभापति महोदय, इनका कोई कसूर नहीं है। काबिल पिता के 9 सीखिया बेटे हैं। पिताजी के दिए हुए नोट्स के आधार पर बोलते हैं। मेरे पिताजी तो दिवंगत हो गए, मैं तो आप जैसे किसी ज्ञानी से पूछता हूँ, वही बोलता हूँ। कोई अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। प्लीज सहयोग करें। विराजिए आप। एक हम चलो काट पर चलो, अब सिरोही से आने वाले सदस्य, अरे बंद कर देना। लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं हजूर। आप अभी वेल में से होकर के आए थे, वेल में से होकर के, ये नियम में है? आप से तो जा सकते हैं, वक्ता के और आसन के बीच से नहीं जा सकते, और इधर से जा सकते हैं। वक्ता और आसन के बीच से नहीं जा सकते। मैं इसके बीच में से नहीं गया हूं। आप इनको समझा दो क्या होता है। मैं पूरे सदन के माननीय सभी सदस्यों से निवेदन आग्रह करना चाहूंगा, ये परंपराओं के विपरीत है। माननीय नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमने वो स्थापित परंपराएं देखी भी है। स्थापित परंपराएं ये रही है कि सदन के वेल में से कोई माननीय सदस्य नहीं गुजरे। माननीय सदस्य को कहीं आना है तो वो बाहर से आए। ये स्थापित परंपराएं यही है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते तो कौन सिखाए आप? मुख्यमंत्री जी को सलाह से देते। प्लीज अपने स्थान पे नहीं बैठते, जहां बैठे वहां से बोलना शुरू कर दिया। कुछ परंपराएं सीख लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे आप। प्लीज सहयोग करें। विराजिए आप। तो सभापति महोदय, मैं ये सारी बात इसलिए कह रहा हूं, आज बिजली पे जो है चर्चा है, और मुझे लग रहा है कि इधर से प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों तरफ से करीब 60 लोग बोलेंगे। तो आप इस बिल पे जो है समय को बिल्कुल से निर्धारित समय पे आप पूरा करेंगे तो आप बोल पाएंगे, अदरवाइज फिर वही लास्ट में मैं 1-2 मिनट बुलाऊंगा। तो मंत्री, जीएसटी का आपके 2021-22 के अंदर जो आपने एस्टिमेट किया है, और अब आज आप सुधारात्मक कदम लाकर इसको बढ़ाने की बात करोगे, तो आपका एस्टिमेट है 2021-22 की बी में 37,662 करोड़। और मैं आपका ध्यान
FRBM एक्ट 2021-22 पेज 24 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके अंदर जो राज्य का कर्ज भार का भी आपने बता रखा है 4,57,000 और उसकी जो उस पर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो है 28,360 करोड़ रुपए। यानी राज्य के कुल जीएसटी में 37,662 करोड़ का जीएसटी है और हमें सिर्फ ब्याज, मैं कर्जे की बात नहीं कर रहा सभापति महोदय, मैं भारी मन से कह रहा हूं, सिर्फ ब्याज में 28,360 करोड़ जा रहे हैं। यानी पूरी जीएसटी का पूरा पैसा 75.3% हमें सिर्फ ब्याज में दे रहे हैं। यह बदहाली का सूचक है कि नहीं है? अगर आपके पास केंद्रीय करों में आपका हिस्सा और केंद्र का अनुदान नहीं हो तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हालत खराब हो जाए। जी किस रोज उसमें फोटो को टेलीफोन खोलते ही फोटो देखे, इसको कृपया प्रशासनिक खर्चों को कम करो और बजट से इतर खर्चों को कम करो, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाओ, जीएसटी को बढ़ाओ, ताकि राजस्थान खुशहाली की ओर आगे बढ़े। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज राजस्थान में ओवरड्यू होना एक आम बात हो गई। कभी ओवरड्यू नहीं हुआ करता था। राजस्थान के अंदर राजस्थान की वित्त विभाग के कारण, राजस्थान की आर्थिक साख टूटने के कारण आज जो संवेदक हैं वो राजस्थान में सरकारी निविदाओं में से दूर हटने लग गए। इस पर निश्चित तौर पर देर मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा। मैं आपका ध्यान FRBM एक्ट 2021-22 के पेज 15 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि राज्य का बकाया ऋण एवं जीएसटी का अनुपात 33.12% से बढ़कर 42.72 हो गया। कल मैंने रिजर्व बैंक की RBI की एक रिपोर्ट के आधार पर यह कहा था कि हम हाई फिजिकल ट्रैप में फंस गए हैं। मैं समझता हूं कि आपको इस पर विचार करना पड़ेगा कि जीएसटी के संग्रहण को बढ़ाकर एक तरफ तो आप ये करें और दूसरी तरफ आप जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका 87%, वेतन भत्ते पेंशन ब्याज में प्रशासनिक खर्चों में, इनमें जब तक मितव्ययता नहीं करोगे, सच्चाई से काम नहीं करोगे और वोट की फसल काटने के लिए थोथी योजनाओं नहीं करोगे, काम चलने वाला नहीं है। एक भी योजना धरती पर नहीं आ रही है सभापति महोदय। तकलीफ मुझे इस बात की है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे कहा गया कि मैं इसी ऑर्बिट में कहूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां एक और इसी जीएसटी के बदौलत हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, वहीं हमारे जीएसटी का कलेक्शन, हमारा टैक्स रेवेन्यू, हमारा लीकेज और हमें कर्ज आधारित जो विकास का सपना देख रहे हैं, प्रशासनिक खर्चे बढ़ रहे हैं, वेतन बढ़ रहा है, पेंशन बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, प्रदेश में विकास की राह ठप पड़ी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हम एक ऐसे फिजिकल स्ट्रेस में आ गए हैं कि निश्चित तौर पर ओवरड्यू में जाना आम बात हो गई। आप ये जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, निश्चित तौर पर इसका तो मैं समर्थन करता हूं, पर जिस प्रकार का तदर्थ अर्थव्यवस्था को जो आपने नौकरशाहों के हाथ में सब कुछ दे रखा है, ये बड़ी योजना बनाते हैं, बजट साइज 1200 करोड़ बनाए और 12,000 करोड़ के टेलीफोन बांटने की योजना की घोषणा आज कर दी। इसको बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद।